बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड किस तरह बनते हैं और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड किस तरह बनते हैं। पिछले सेशन में न्यूक्लिक एसिड्स के पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं डीएनए बनाने में और कौन कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं आरएनए बनाने में। या इसी बात को मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि कौन कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लियोटाइड बनाने में और कौन कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाने के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो चूँकि हम जानते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लियोटाइड बनाने में और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाने में, तो अब हम इनकी फार्मेशन को पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा तो काइंडली उसको क्लियर कीजिए, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, तो वहाँ पे जाकर पहले उस वीडियो को क्लियरली देखें और फिर इंशाल्लाह ये आपको वीडियो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो हमारे पास तीन मेजर रॉ मटेरियल्स हैं। एक हमारे पास है पेंटोज शुगर, दूसरा रॉ मटेरियल जो हम इस्तेमाल करेंगे वह हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस, और तीसरा जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो है फास्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर जो है हमारे पास ये या तो राइबोज हो सकती है जो कि इस्तेमाल होगी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनाने में, या हमारे पास डीऑक्सी के लिए मैं यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ डी का, डीऑक्सी राइबोज हो सकती है जो कि इस्तेमाल होगी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाने में। इसका मतलब कि राइबोज इस्तेमाल हो रही है न्यूक्लियोटाइड बनाने में और न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो हमारे पास आरएनए बनेगा जो कि एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, और डीऑक्सी राइबोज जो है ये मिलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनेगा जो कि पॉलीमर है, मोनोमर है किसका, डीएनए का। यानी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो हमारे पास डीएनए बनेगा। इसी तरह अगर नाइट्रोजिनस बेसिस को देखा जाए तो हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस जो कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी, या मैं कह सकता हूँ आरएनए बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी, वो है एडेनिन, उसके अलावा वो है ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। लेकिन जो मेरे पास नाइट्रोजनस बेसिस इस्तेमाल होगी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होगी यूरासिल की जगह। फास्फोरिक एसिड जो है दोनों में इस्तेमाल होगा, न्यूक्लियोटाइड बनाने में भी और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाने में भी, H3PO4। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंस आ गए हैं न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में, या इसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि दो डिफरेंस आ गए हैं आरएनए और डीएनए के अंदर। पहला डिफरेंस क्या है कि आरएनए या न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो पेंटोज शुगर इस्तेमाल होगी वो राइबोज होगी, लेकिन जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाने में या डीएनए बनाने में राइबोज शुगर यानी पेंटोज शुगर इस्तेमाल होगी वो होगी डीऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजिनस बेसिस हमारे पास जो आरएनए बनाने में या न्यूक्लियोटाइड बनाने में इस्तेमाल होगी वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल।
डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाने में जो इस्तेमाल होगी वो है एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, सेम एज इन न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे डिफरेंस है कि यूरासिल की जगह क्या आ जाएगी, थाइमिन। तो दो डिफरेंस पढ़ लिया हमने, एक नाइट्रोजिनस बेस का यूरासिल और थाइमिन पे, ठीक है, और पहला डिफरेंस राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का पढ़ लिया हमने न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में, यहाँ आरएनए और डीएनए में। और तीसरा हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो है फास्फोरिक एसिड। अब क्या होगा कि आप इनको जोड़ेंगे। फ़र्ज़ करें मैंने आपको ये तीनों रॉ मटेरियल्स दे दिए, मैंने कहा मुझे न्यूक्लियोटाइड बना के दें आपको मैंने एक प्लान भी बना दिया है कि उससे आपने देख के इनको जोड़ना है कि कौन सी चीज़ को पहले किसके साथ जोड़ा जाए और क्या बनेगी, और फिर किसको किसके साथ जोड़ा जाए और क्या बनेगी। तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ तो न्यूक्लियोटाइड अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स की। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने का मैंने आपको कहा, तो आपने क्या किया कि सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस ली, क्योंकि आपको जो मैंने प्लान दिया उसके ऊपर लिखा था कि आपने सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस को अटैच करना है पेंटोज शुगर के साथ। आपने नाइट्रोजिनस बेस ली, फ़र्ज़ करें आपने एडेनिन ली, एडेनिन, और इसको आपने जोड़ दिया नाइट्रोजिनस बेस को पेंटोज शुगर के साथ, जो कि इस केस में हमारे पास राइबोज है। यानी अगर मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ कि आपने क्या किया कि नाइट्रोजिनस बेस की अटैचमेंट करवा दी है किसके साथ, पेंटोज शुगर के साथ। जब भी आप नाइट्रोजिनस बेस के साथ कोई पेंटोज शुगर अटैच कर दोगे, या मैं कह दूं आप पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस को अटैच कर दोगे, तो जो आपके पास मॉलिक्यूल वजूद में आएगा उसे आप न्यू नेम देते हो, उस मॉलिक्यूल को आप नया नाम देते हो, और उसे आप कहते हो न्यूक्लियोसाइड। उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हो, न्यूक्लियोसाइड। जब भी पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस अटैच होगी तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे कहोगे न्यूक्लियोसाइड। इसी तरह हमने क्या किया कि नाइट्रोजिनस बेस ली एडेनिन और पेंटोज ली हमने राइबोज, और जो हमारे पास रिजल्टेंट न्यूक्लियोसाइड बना उसका नाम है हमारे पास यहाँ पे एडिनोसिन। एडिनोसिन जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है, ना ये पेंटोज शुगर है ना ये नाइट्रोजिनस बेस है, बल्कि दोनों के मिलने से नया जो मॉलिक्यूल बना है इसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। इसी तरह अगर आप गवानीन के साथ अटैच कर देते हो, गवानीन के साथ अटैचमेंट कर देते हो राइबोज की, तो जो रिजल्टेंट न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे कहोगे गवानोसिन। साइटोसिन जो है आपके पास, अब देखिए साइटोसिन जो है आपके पास ये एक नाइट्रोजिनस बेस है, ना कि न्यूक्लियोसाइड। क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। इसको अगर आप अटैच करते हो पेंटोज शुगर के साथ या राइबोज के साथ, तो आपके पास जो रिजल्टेंट न्यूक्लियोसाइड बनेगा या रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा उसे कहोगे साइटिडीन। क्या कहोगे, साइटिडीन। इसी तरह अगर यूरासिल को देखा जाए, यूरासिल इसको अटैच करते हो आप राइबोज के साथ, तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा उसे कहोगे यूरिडीन। क्या कहोगे, यूरिडीन। तो अब देखें हमारे पास 4 नाइट्रोजिनस बेसिस थी जिनको हमने अटैच कर दिया 1 बाय 1 राइबोज के साथ, और हमारे पास 4 न्यूक्लियोसाइड बन गए। तो आरएनए बनाने के लिए जो आपको न्यूक्लियोसाइड अवेलेबल हैं वो कितने हैं जी, 4। आरएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोसाइड अवेलेबल हैं वो कितने होंगे आपके पास, 4। इसी तरह अब हम मूव ऑन करते हैं डीएनए की तरफ, मूव ऑन करेंगे डीएनए की तरफ। तो डीएनए की तरफ हम देखते हैं कि कितने हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। क्या बनेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। सेम प्रोसीजर होता है, सिर्फ फ़र्क क्या आता है, डीऑक्सी राइबोज का फ़र्क होता है। तो इधर हम मूव करेंगे अब कि हमारे पास डीएनए है, इस केस में डीएनए नाइट्रोजिनस बेस प्लस
पेंटोज शुगर, और कौन सी पेंटोज शुगर? जो डीऑक्सी होगी। पेंटोज शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सी। और जो हमारे पास रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम कहेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी के लिए लफ्ज़ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है स्मॉल डी। अब यहाँ पे देखें, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, जब ये अटैच होगी हमारे पास यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज के साथ। किसके साथ? डीऑक्सीराइबोज के साथ। लेकिन इस केस में क्या थी? राइबोज। डीएनए के केस में क्या है? डीऑक्सीराइबोज। जो रिजल्टेंट हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा जो कि बेसिकली डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड है, तो इसे हम क्या नाम देंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन। सेम स्ट्रक्चर होगा दोनों का, सिर्फ क्या फ़र्क होगा कि इसके पास डीऑक्सीराइबोज है और इसके पास राइबोज है। बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा। वन बाय वन अभी हम इनके स्ट्रक्चर ड्रा करके देखेंगे। ग्वानिन की अटैचमेंट जब होगी डीऑक्सीराइबोज के साथ, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो होगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। इसी तरह अगर हमारे पास साइटोसिन है, अब देखिए ये नाम इनके मिलते मिलते हैं, यहाँ पे सीन, तो आप इसे न्यूक्लियोसाइड के साथ या डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड के साथ ना लिख लीजिएगा, उसके साथ कंफ्यूज ना हो जाइएगा। साइटोसिन आपके पास नाइट्रोजनस बेस है जो कि मिलेगी डीऑक्सी राइबोज के साथ, और जो रिजल्टेंट आपके पास बनेगा वो होगा डीऑक्सीसाइटिडीन। क्या होगा? डीऑक्सीसाइटिडीन। अब देखिए यहाँ पे फ़र्क था कि यहाँ पे हमारे पास यूरासिल थी, यूरासिल, और जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? यूरिडीन। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो है थाइमीन, और थाइमीन के साथ डीऑक्सीराइबोज की अटैचमेंट है, और जो रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा वो क्या होगा? डीऑक्सीथाइमीडीन। तो डीएनए के लिए 4 न्यूक्लियोसाइड हैं। कौन कौन से हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास बनेगी वो क्या होगा? आरएनए के केस में न्यूक्लियोसाइड बनेगा और डीएनए के केस में डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बनेगा। 4 हमारे पास न्यूक्लियोसाइड हैं और 4 ही हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड हैं। अब हम फर्दर इनके वन बाय वन स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करेंगे एडिनोसिन। एडिनोसिन हमारे पास एडेनिन और राइबोज के मिलने से बना है, तो यहाँ पे हम एडेनिन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। 1 2, यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद होगी। नाइट्रोजन पोजीशन नंबर 1 पे, पोजीशन नंबर 7 पे डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसे थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं हम, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहाँ पे फिर ऊपर फंक्शनल ग्रुप भी हमने ड्रा करना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पोजीशन नंबर 7 पे, ये हाइड्रोजन, जेन यहाँ पे अमाइनो ग्रुप NH2, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन मौजूद होगी पोजीशन नंबर 1 पे और पोजीशन नंबर 3 पे। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है
नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड पूरे करने हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है इसे हम कहते हैं एडेनिन। इसे नाम क्या देते हैं? एडेनिन। और इसकी अटैचमेंट किसके साथ करवानी है? राइबोज के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास राइबोज है, ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। या इसी को मैं इधर लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन। अब देखें हमारे पास जो पोजीशन नंबर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो पोजीशन नंबर 9 पे नाइट्रोजन है एडेनिन की, उसका हाइड्रोजन बिल्कुल ऑपोजिट है कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सल के साथ। अब होगा क्या कि जैसे ही ये एक दूसरे के पास आएंगे यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, पानी जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, पानी यहाँ से रिमूव होगा H2O, और यहाँ पे इनके दरमियान बॉन्डिंग बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा किसके दरमियान? पोजीशन नंबर 9 पे जो नाइट्रोजन मौजूद है एडेनिन के, और राइबोज जो है उसके कार्बन नंबर 1 पे। ये ले, ये हमारे पास यहाँ पे बॉन्डिंग होगी। तो अब ये जो है फर्दर जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ना ये एडेनिन है और ना ही ये हमारे पास राइबोज है, ठीक है। अब ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या कह रहे हैं? ये एक न्यूक्लियोसाइड है जिसका नाम क्या है? एडिनोसिन। क्या नाम है? एडिनोसिन, जो कि एक नाइट्रोजिनस बेस और राइबोज शुगर के मिलने से बना है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरे पास मॉलिक्यूल है इसे मैं नाम दूंगा एडिनोसिन, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है, एडिनोसिन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं ग्वानोसिन की तरफ। अगर यहाँ पे ग्वानोसिन को देखा जाए तो हमारे पास इधर ड्रा करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है, पोजीशन नंबर 7 पे भी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सेम स्ट्रक्चर है इसका भी। पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजन है, पोजीशन नंबर 3 पे भी नाइट्रोजन है, और उसी तरह यहाँ पे हम डबल बॉन्ड ड्रा करते हैं, फिर देखेंगे कहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और कहाँ पे नहीं। यहाँ पे चूँकि अमाइनो ग्रुप अटैच था NH2, इसकी पोजीशन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप होगा, पोजीशन नंबर 2 पे NH2, और पोजीशन नंबर 6 पे ऑक्सी ग्रुप होगा। तो देखें कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 हो गए हैं, तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा और इसके साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो है अटैच कर दिया जाएगा। इसके भी 3 बॉन्ड पूरे हैं, 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे भी पूरे हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के पूरे कर लिए जाएंगे। इसकी भी अटैचमेंट, अब देखिए ये हमारे पास गवानिन बन गई और इसको अटैच करना है हमने राइबोज के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास राइबोज है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन। अगर आप देखें फिर से जो पोजीशन नंबर 9 पे नाइट्रोजन है गवानिन का, वो जो है बिल्कुल सामने है राइबोज के कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ, और क्या होगा यहाँ पे फिर से डिहाइड्रेशन होगी, पानी बनेगा H2O, क्योंकि इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप।
और यहाँ पे फिर से कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा पोजीशन नंबर 9 पे जो मौजूद है नाइट्रोजन गवानीन के और राइबोज के कार्बन नंबर 1 के साथ। ये ले यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये हमारे पास फर्दर एक नया मालिक्यूल है, ना ये गवानीन रहा और ना ये राइबोज रहा, ये एक पूरा नया मालिक्यूल बन गया जिसे हम नाम देते हैं गवानोसिन, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। गवानोसिन ये हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियोसाइड है, गवानोसिन। इसी तरह अब हम मूव करते हैं साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड बनाने की तरफ। यहाँ पे हमारे पास इधर हम ड्रा करते हैं, ये हमारे पास जितने भी पायरामिड्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर यही है। पोजीशन नंबर ये देखें बेंजीन की तरह, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 के ऊपर नाइट्रोजन मौजूद है। 1 पर नाइट्रोजन, पोजीशन नंबर 3 पर नाइट्रोजन। अब यहाँ पे साइटिडीन है तो साइटिडीन जो है उसके क्या होगा, ये साइटिडीन ऑपोजिट है किसके, गवानीन के। किस हिसाब से, इस हिसाब से कि इसके फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगे। इसके 2 पे अमाइनो था, इसके 6 पे चला जाएगा, इसके 6 पे ऑक्सी था, इसके 2 पे अमाइनो आ जाएगा, यानी कि ये ऑपोजिट हो जाएंगे। इसके 6 पे अमाइनो आ जाएगा और 2 पे ऑक्सी आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे मौजूद जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, ताकि हमारे पास जो कार्बन है उसके 4 बॉन्ड पूरे किए जा सकें, 1 2 3 और 4। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे करने के लिए इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा हाइड्रोजन को। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन की अटैचमेंट होगी। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है इसे हम कहेंगे साइटिडीन। अब साइटिडीन अटैच है राइबोज के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ये तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन। अब देखें जो नाइट्रोजन नंबर पोजीशन नंबर 3 पे नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 1 राइबोज का उसका हाइड्रोक्सल जो है एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, ओरिएंट है एक दूसरे के सामने। और यहाँ से क्या होगा, फिर से पानी जो है रिलीज़ होगा, डिहाइड्रेशन होगी और नाइट्रोजन नंबर 3 जो है साइटोसिन का और जो राइबोज का कार्बन नंबर 1 है इसके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यानी एक लिंकेज बन जाएगी। और अब ना हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास ना तो साइटोसिन इसे क्या कहते हैं साइटोसिन है और ना ही हमारे पास 5 कार्बन शुगर जिसे हम राइबोज कहते हैं वो, बल्कि ये एक नया मॉलिक्यूल बन गया जिसे हम क्या कहेंगे, यहाँ तक इसे हम कहेंगे ये हमारे पास साइटिडीन है, जो कि बेसिकली एक न्यूक्लियोसाइड है। इसी तरह अब हम बनाएंगे यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड। ये लें यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड 1 2 3, पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजन और पोजीशन नंबर 3 पे नाइट्रोजन, 6 पे डबल बॉन्ड O और 2 पे भी डबल बॉन्ड O। या इसी को मैं लिख देता हूँ यूँ, 2 पे भी डबल बॉन्ड O और 6 पे भी डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए जो है यहाँ पे
ये डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच कर दिया जाएगा ताकि नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड पूरे हो जाएं। और यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड O है, 2 2 4 पूरे हैं। यहाँ से सॉरी, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं। अजान होना शुरू हो गई है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। पोजीशन नंबर 1 और 3 पे क्या होगा, नाइट्रोजन मौजूद होगी। तो पोजीशन नंबर 1 पे भी नाइट्रोजन, पोजीशन नंबर 3 पे भी नाइट्रोजन है। अब पोजीशन नंबर 6 पे ऑक्सी ग्रुप और 2 पे भी अटैचमेंट है ऑक्सी ग्रुप की। अब क्या होगा, यहाँ से भी 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से भी 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए डबल बॉन्ड ख़त्म कर दिया जाएगा। इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन अटैच कर दिया जाएगा। इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन अटैच कर दिया जाएगा। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, हाइड्रोजन अटैच है। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं और हाइड्रोजन अटैच है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है यूरासिल का, ठीक है। अब यूरासिल की अटैचमेंट करनी है हमने राइबोज के साथ, तो यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे हम राइबोज के मॉलिक्यूल के साथ। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये आपस में इनकी बॉन्डिंग हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन। अब देखें, जो पोजीशन नंबर 3 पे नाइट्रोजन है यूरासिल का, वो उसका हाइड्रोजन बिल्कुल सामने है राइबोज के कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सल ग्रुप के सामने। तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी और जो है पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब जो नाइट्रोजन नंबर 3 है यूरासिल का, या पोजीशन नंबर 3 पे जो नाइट्रोजन है उसके दरमियान और जो कार्बन नंबर 1 है राइबोज का, इसके दरमियान क्या होगा कि बॉन्डिंग हो जाएगी, ये ना, और ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये ना हमारे पास यूरासिल है और ना ही ये हमारे पास राइबोज है, बल्कि एक न्यू कंपाउंड या न्यू मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियोसाइड है जिसका नाम क्या है, यूरिडीन, यूरिडीन। इसी तरह अब हमने बनाना है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हुआ कि न्यूक्लियोसाइड बन गए। अब अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच कर दिया जाए फास्फोरिक एसिड को, न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैचमेंट कर दी जाए फास्फोरिक एसिड की, फास्फोरिक एसिड PA मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं H3PO4। अगर तो यहाँ पे अटैचमेंट कर दी जाए किसकी, फास्फोरिक एसिड की, या मैं ऐसे कहूँ कि न्यूक्लियोसाइड के ऊपर टाइट कर दिया जाए किसको, फास्फोरिक एसिड को, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा उसे ही तो आप न्यूक्लियोटाइड कहते हो। उसे क्या कहोगे, न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए, अगर आप एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फास्फोरिक एसिड को टाइट करते हो तो आप उसे कहोगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट। क्या कहोगे, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं अभी क्या हमने क्या किया है। अच्छा, पहले हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास है ना, इनको हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड है, इनको भी क्लियर कर लेते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे राइबोज की जगह पे क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज अटैच होगा, यानी हाइड्रोक्सल से एक ऑक्सीजन उतर जाएगा, या मैं कह सकता हूँ हाइड्रोक्सल की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से ये डीहाइड्रोक्सी हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे डीहाइड्रोक्सी एडिनोसिन। यानी इस हाइड्रोजन की जगह पे किसकी अटैचमेंट होगी, हाइड्रोजन की, तो ये क्या आ जाएगा, डीऑक्सी
एडिनोसिन, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो जाएगी। इसी तरह अगर इस हाइड्रोक्सल की जगह पे हम हाइड्रोजन की अटैचमेंट कर दें तो ये हमारे पास डीऑक्सीसाइटिडीन होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सल की जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाए डीऑक्सीग्वानोसिन, और हम जानते हैं कि डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें यूरिडीन हमारे पास नहीं होता, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें क्या होता है कि हमारे पास थाइमीन अटैच होती है डीऑक्सीराइबोज के साथ और क्या बनता है डीऑक्सीथाइमिडीन। ये बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर में यूरासिल के साथ। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रा करूँ ये देखें इस तरह से पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 पे अटैचमेंट होगी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। अब पोजीशन नंबर 6 पे भी ऑक्सी ग्रुप है, पोजीशन नंबर 2 पे भी ऑक्सी ग्रुप, पोजीशन नंबर 6 पे भी और 2 पे भी। देखें यूरासिल के भी ऐसे ही था, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि जो पोजीशन नंबर 5 पे कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ग्रुप अटैच होगा CH3। अब मिथाइल ग्रुप जैसे ही अटैच होगा तो ये हमारे पास यूरासिल नहीं रहेगी, इसे अब हम कहेंगे ये हमारे पास थाइमीन है, नया मॉलिक्यूल है जिसे हम क्या कहेंगे थाइमीन। तो इसके अब बॉन्ड्स पूरे हमने करने हैं, तो ये इसके बॉन्ड पूरे हो गए। इसके साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का बॉन्ड पूरा करने के लिए इसके साथ भी हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड पूरा करने के लिए भी हाइड्रोजन। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है इसे क्या कहेंगे थाइमीन। सिर्फ फ़र्क क्या है यूरासिल और थाइमीन में कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 5 पे था, जो कार्बन नंबर 5 है या पोजीशन नंबर 5 पे जो कार्बन है उसके इधर हाइड्रोजन की जगह पे क्या अटैच हो गया है मिथाइल ग्रुप, जिसकी वजह से इसे हमने क्या कह दिया थाइमीन। अब देखिए मिथाइल था की आवाज़ आ रही, मिथाइल और थाइमीन। जब मिथाइल ग्रुप अटैच होगा यूरासिल के साथ कहाँ पे पोजीशन नंबर 5 पे, तो इसे हम क्या कह देंगे कि ये अब मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है थाइमीन। इसको अब हमने अटैच करवाना है किसके साथ डीऑक्सीराइबोज के साथ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब देखिए इसका हाइड्रोक्सल बिल्कुल सामने है नाइट्रोजन नंबर 3 के हाइड्रोजन के सामने, और चूंकि ये हमारे पास यानी डीऑक्सीराइबोज है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल की जगह अटैचमेंट होगी किसकी हाइड्रोजन की, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे रेड से ड्रा कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास अब डीऑक्सीराइबोज बन रहा है। बाकी ये सारा का सारा वैसा ही सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन। अब कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सल है डीऑक्सीराइबोज का वो बिल्कुल सामने है पोजीशन नंबर 3 पे जो नाइट्रोजन है थाइमीन का उसके, और यहाँ पे क्या होगा पानी जो है वो बनेगा और उसको रिमूव कर दिया जाएगा H2O। यहाँ से जैसे ही पानी रिमूव होगा तो पोजीशन नंबर 3 पे जो नाइट्रोजन है उसके और कार्बन नंबर 1 जो है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज का उसके दरमियान क्या बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है हमारे पास इसको हम कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियोसाइड है जिसका नाम क्या है, ये बेसिकली डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड है जिसका नाम क्या है डीऑक्सीथाइमिडीन, जो कि DNA बनाने में इस्तेमाल होगी। तो ये हमारे पास बाकी तकरीबन ये डीऑक्सी एडिनोसिन सेम है, यानी ये तीनों सेम है, बस क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोक्सल की जगह हाइड्रोजन अटैच होगा, यानी राइबोज की जगह डीऑक्सीराइबोज, इधर भी वैसे ही इधर भी वैसे ही और उधर भी सेम यही केस होगा। अब ये हमेशा ही याद रखिएगा कि जब राइबोज के साथ अटैचमेंट होगी किसकी नाइट्रोजनस बेस की, यहाँ आप कहोगे न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अब इसको आप नाम देना शुरू कर दोगे कार्बन 1 प्राइम, कार्बन 2 प्राइम, कार्बन 3 प्राइम, कार्बन 4 प्राइम और कार्बन 5 प्राइम। इधर भी सेम कार्बन 1 प्राइम, कार्बन 2 प्राइम, कार्बन 3 प्राइम, कार्बन 4 प्राइम और कार्बन 5 प्राइम। जब भी नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी राइबोज के साथ जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा उसमें इसको नंबरिंग क्या देंगे कार्बन 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। तो अब हमने क्या किया, जैसे ही हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बना तो इसको अब नंबरिंग क्या देंगे प्राइम की शक्ल में, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, सिंपलिंग 1 2 नहीं देंगे, क्या कहेंगे 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम एंड सो ऑन।
ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गए हैं न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, अगर हाइड्रोक्सल की जगह क्या अटैच हो, हाइड्रोजन अटैच हो। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोक्सल की जगह अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो डीऑक्सी ग्वानोसिन होगा। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर हम टाइट कर दें फास्फोरिक एसिड को, अगर एक फास्फोरिक एसिड को टाइट करें तो बनेगा तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। अगर एक हम फास्फोरिक एसिड अटैच करते हैं तो उस न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, यानी एक फास्फेट अटैच है। और इसी को मैं लिख सकता हूँ AMP। तो यहाँ पे अगर एक फास्फेट आ जाता है, यहाँ पे रेड से शो कर रहा हूँ, OH डबल बॉन्ड OH OH। अब देखें ये एसिड है तो ये क्या देगा, अपना हाइड्रोजन देगा, और ये फिर एज एन अल्कोहल काम करेगा क्योंकि इसने अल्कोहलिक ग्रुप देना है। ये अपना हाइड्रोजन देगा फास्फोरिक एसिड, क्योंकि एसिड जो है हाइड्रोजन देते हैं, और जाहिर सी बात है पानी बनाना है तो ये क्या देगा, अपना हाइड्रोक्सल देगा। तो याद रखना कि अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो OH है, और जब भी कोई अल्कोहल अटैच होती है एसिड के साथ, क्योंकि इसने अल्कोहलिक ग्रुप दिया है OH, तो ये एज अल्कोहल ही कंसिडर्ड हो रही है फ़िलहाल। तो इसने क्या, जब भी एक अल्कोहल एसिड के साथ मिलती है तो रिजल्टेंट जो हमारे पास बनता है उसे हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। ये याद रखिएगा। अब देखें यहाँ पे कार्बन नंबर 5, एडिनोसिन का जो कार्बन नंबर 5 है, यहाँ एडिनोसिन के राइबोज का जो कार्बन नंबर 5 है वो अटैच हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू फास्फेट के ऑक्सीजन के साथ। और ये जो बॉन्ड है, क्योंकि ये एस्टर बन गया अब हमारे पास, इस बॉन्ड को हम कहेंगे ये हमारे पास फास्फो एस्टर बॉन्ड है, यानी फास्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि इसके साथ फास्फोरिक एसिड या फास्फेट अटैच है, तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, फास्फो एस्टर बॉन्ड। तो ये हमारे पास हो गया AMP। इसी तरह अगर एक और इसके साथ अटैच हो जाता है फास्फोरिक एसिड, एक और हमने टाइट कर दिया फास्फोरिक एसिड, बल्कि हमने नहीं, आप बना रहे थे इसको, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा और ये हाइड्रोक्सल देगा उस वक्त, और यहाँ पे रिलीज़ होगा क्या, पानी। यहाँ पे भी पानी रिलीज़ हुआ और यहाँ पे भी रिलीज़ होगा पानी, यानी डिहाइड्रेशन होगी, और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, और उस बॉन्ड को आप शो करोगे टिल्ड लाइन से। इस बॉन्ड को, यानी एक फास्फोरिक एसिड और दूसरे फास्फोरिक एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे आप शो करोगे टिल्ड लाइन से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से शो नहीं करोगे। अभी आपके पास क्योंकि 2 फास्फेट अटैच हो गए हैं तो कहोगे एडिनोसिन डाईफास्फेट। पहले क्या था, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, अब एडिनोसिन डाईफास्फेट, यानी ADP। इसी तरह अगर तीसरा फास्फोरिक एसिड इसके साथ आ जाता है, OH तो फिर से क्या होगा, यहाँ से पानी रिलीज़ होगा और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, पानी का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, चूँकि फास्फोरिक एसिड्स के दरमियान बन रहा है तो इसे आप टिल्ड लाइन से शो करेंगे। और ये क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, यानी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन डाईफास्फेट और एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। बाकी सब जो है ये भी इसी तरह बनेंगे। तो अब हम देख लेते हैं ग्वानोसिन को। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास जब डीऑक्सीराइबोज होगा तो वो न्यूक्लियोसाइड कौन सा होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, और जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाईफास्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा हमारे पास, फास्फोरिक एसिड मिला और जो कंपाउंड, जो नया मॉलिक्यूल बना उसे क्या कहेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और वो क्या होगा यहाँ पे इस केस में, एडिनोसिन डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाईफास्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। सेम केस इधर है, एक फास्फोरिक एसिड अगर अटैच होगा तो हमारे पास ये बनेगा ग्वानोसिन मोनोफास्फेट,
और अगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज होगा तो डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। अगर 2 अटैच होंगे तो डाईफास्फेट, और अगर 3 अटैच होंगे तो ट्राईफास्फेट। ये लें, तो यहाँ से रिमूवल हो गया किसका, वाटर का, और इनके दरमियान बॉन्ड बन गया जो कि मैंने अभी बताया। ये बॉन्ड क्या है, फास्फोडाईएस्टर बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड। और एस्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक अल्कोहलिक ग्रुप मिला है और दूसरा एसिडिक ग्रुप मिला है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना था। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड। और फास्फोरिक एसिड्स के दरमियान जब बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोक्सल जाएगा, और इसको हम शो करेंगे टिल्ड लाइन से, यूँ। सेम केस इधर भी डिहाइड्रेशन होगी और यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक, इसे हम कहेंगे, ये हमारे पास है ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। इसी तरह अब अगर ये भी इसके साथ ऐड कर दिया जाए, अब हो गए हैं डाईफास्फेट, तो इसको कहोगे ग्वानोसिन डाईफास्फेट। इसे आप लिख सकते हो GMP। अगर यहाँ पे डीऑक्सीग्वानोसिन है तो क्या लिखोगे, डीऑक्सीग्वानोसिन मोनोफास्फेट। अगर डीऑक्सीग्वानोसिन डाईफास्फेट, और अगर 3 फास्फेट अटैच हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे कहोगे आप ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट, जिसे हम लिख सकते हैं GTP। और अगर डीऑक्सी है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है। इसी तरह साइटिडीन है, तो इसके साथ जब एक फास्फेट अटैच होगा, इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाईफास्फेट और डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको अच्छे से ड्रा करें, अच्छे से लिखें, क्योंकि जब तक आप ड्रा नहीं करेंगे इसे तो इन चीज़ों की आपको समझ नहीं आएगी। आपको वक्ती तौर पे तो लगेगा कि ये आपको आती हैं, लेकिन बाद में ये आपके जहन से जो है स्किप हो जाएंगी, इसलिए इनको ड्रा करना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, फास्फेट, इसने फास्फोरिक एसिड ने हाइड्रोजन दिया, इसने हाइड्रोक्सल दिया, कार्बन नंबर 5 और फास्फेट के दरमियान बॉन्ड बना, और इस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड, जो कि कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसे लाजमी याद रखिएगा। इसी तरह जब एक और फास्फेट आएगा, डबल बॉन्ड OH, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सल ख़त्म हो जाएंगे, यानी पानी रिलीज़ होगा और इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, जिसे हम शो करेंगे टिल्ड लाइन से। इसी तरह एक और फास्फेट जब आएगा, उसके साथ भी बॉन्डिंग होगी सेम उसी तरह ही, और यहाँ पे भी उसको हम शो करेंगे टिल्ड लाइन से, डबल बॉन्ड OH और OH। अब देखें साइटिडीन, इसके पास क्या बने, साइटिडीन मोनोफास्फेट, यानी साइटिडीन मोनोफास्फेट CMP। साइटिडीन डाईफास्फेट, जब 2 फास्फेट अटैच हुए थे, और साइटिडीन
ट्राईफास्फेट जब 3 ट्राईफास्फेट अटैच हुए हैं। और अगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है तो बनेंगे हमारे पास डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफास्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन डाईफास्फेट और डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राईफास्फेट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं यूरिडीन की तरफ, जो कि न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, और आरएनए बनाने में इस्तेमाल होगा। इसी तरह जब इसके साथ फास्फेट अटैच होगा, यहाँ पे फास्फेट OH डबल बॉन्ड OH, इसने हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोक्सल निकला। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बना था उसे कहेंगे फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोवलेंट बॉन्ड है और इसे आपने लाजमी याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पे जब बॉन्डिंग होगी यहाँ पे फिर क्या होगा कि पानी रिलीज़ होगा और इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, जिसे हम शो करेंगे टिल्ड लाइन से। तो फास्फेट्स के दरमियान जब भी बॉन्ड शो करेंगे आप, या फास्फोरिक एसिड्स के दरमियान जब भी बॉन्ड शो करेंगे उसे शो करेंगे आप टिल्ड लाइन से। इस H2O को हम इस साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो पानी यहाँ पे क्या हुआ था, रिलीज़। तो आप गौर करें कि हर जगह पे डिहाइड्रेशन हो रही है बॉन्ड बनाने के लिए, यानी पानी ही रिलीज़ हो रहा है और कोवलेंट बॉन्ड बनते जा रहे हैं। यहाँ पे भी पानी रिलीज़ होगा और इनके दरमियान फिर से क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी और उसको हम शो करेंगे टिल्ड लाइन से। तो हमारे पास चूँकि ये सिर्फ न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में नहीं है, तो इसे लिखेंगे हम यूरिडीन मोनोफास्फेट। अगर इसके साथ एक फास्फेट अटैच है, अगर दूसरा अटैच है तो क्या कहेंगे, यूरिडीन डाईफास्फेट, और अगर तीसरा अटैच है तो यूरिडीन ट्राईफास्फेट। अच्छा, ये लास्ट वाला रह गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होगा, और ये एक डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड है हमारे पास, इसको हमने बनाया है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे भी सेम वही केस, हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल। यहाँ पे क्या होगा, फास्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सल जाएगा और इनके दरमियान कार्बन नंबर 5 और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी, 5 प्राइम और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी। और ये जो बॉन्ड होगा इसे हम नाम देंगे फास्फोएस्टर बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड। उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे OH डबल बॉन्ड OH, यहाँ से भी क्या रिलीज़ होगा, पानी, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे शो किया जाएगा टिल्ड लाइन से। इस वाटर के मॉलिक्यूल को मैं ऊपर वाली साइड पे लिख लेता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो यहाँ पे फास्फोरिक एसिड तीसरा अटैच होने वाला है, यहाँ से पानी रिलीज़ होगा, इनके दरमियान बॉन्डिंग बनेगी जिसे शो करेंगे टिल्ड लाइन से। तो जब इसके साथ अटैचमेंट हुई एक फास्फेट की तो इसे कहा डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफास्फेट, 2 अटैच हुए तो डीऑक्सीथाइमिडीन डाईफास्फेट, 3 अटैच हुए तो डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राईफास्फेट। तो ये हमने सारे के सारे न्यूक्लियोसाइड बनाने भी सीख लिए और सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स बनाने भी न्यूक्लियोसाइड बनाने भी सीख लिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बनाने भी सीख लिए। उसके बाद हमने न्यूक्लियोटाइड बनाने भी सीख लिए, जो कि बहुत सिंपल था कि न्यूक्लियोसाइड के ऊपर टाइड कर देना था फास्फोरिक एसिड को। अगर एक अटैच है फास्फोरिक एसिड तो मोनोफास्फेट, 2 है तो डाईफास्फेट, 3 है तो ट्राईफास्फेट। सेम सबका इसी तरह चलता है। और यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाने भी हमने सीख लिए। अब मेन बात जो मैंने पिछले सेशन में की थी, मैंने कहा था कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है? कार्बन नंबर 2 की इम्पोर्टेंस तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, कार्बन नंबर 2 की इम्पोर्टेंस पढ़ ली थी कि अगर तो इधर हाइड्रोक्सल अटैच है कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है, तो ये हमारे पास राइबोज है, और अगर इस हाइड्रोक्सल की जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो ये डीऑक्सी राइबोज है। तो ये कार्बन नंबर 2
वाला कार्बन है या पोजीशन नंबर 2 वाला कार्बन है जो कि डिसाइड करेगा कि ये हमारे पास राइबोज होगी या डीऑक्सी राइबोज। अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है तो राइबोज, अगर हाइड्रोजन अटैच है तो डीऑक्सी राइबोज। कार्बन नंबर 1 की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप गौर करें तो कार्बन नंबर 1 पे ही अटैचमेंट हुई है किसकी? नाइट्रोजिनस बेसिस की। हर एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर कार्बन नंबर 1 पे ही अटैचमेंट हुई है किसकी? नाइट्रोजिनस बेसिस की। तो ये कार्बन नंबर 1 जो है इसकी इंपॉर्टेंस है। कार्बन नंबर 3 की इंपॉर्टेंस क्या है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। कार्बन नंबर 5 की इंपॉर्टेंस देख लें। देखिए कार्बन नंबर 5 पे यहाँ अब मैं कह सकता हूँ 5 प्राइम पे, क्योंकि जब न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो इसके साथ प्राइम आएगा, इसको काउंटिंग करेंगे हम प्राइम के साथ। तो 5 प्राइम के साथ क्या अटैच है? फास्फोरिक एसिड। 5 प्राइम के साथ फास्फोरिक एसिड। कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है तो इनके कार्बन नंबर 5 प्राइम पे क्या अटैच है? फास्फोरिक एसिड। तो इस वजह से कार्बन नंबर 5 की भी बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपने इनको घर में कम से कम एक दफ़ा खुद गो थ्रू होना है इनसे, इसको कम से कम एक दफ़ा आपने अपने हाथों से ड्रा करना है ताकि ये आपको जहन नशी हो जाएं, आपके जहन में ये बैठ जाएं। और जब आप ड्रा करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे आया है, यहाँ पे हाइड्रोक्सल कैसे आया है। ठीक है, इस तरह आपको अब लग रहा होगा जैसे आपको सारा क्लियर है, लेकिन आपको एक दफ़ा इसको ड्रा ज़रूर करना है। तो अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो जितने हो सकता है कंसेप्ट खींचिए, डट के पढ़िए, बाकी खुदा निगहबान। अल्लाह हाफिज़।